दोस्तों नमस्कार, संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मेरा मन किया शुक्र खाना नंबर 6 के बारे में बात करने के लिए। अब सिर्फ शुक्र खाना नंबर 6 को हम उस ढंग से नहीं देखेंगे जिस ढंग से लाल किताब में लिखा हुआ है, वो तो आप पढ़ ही सकते हैं। मैं थोड़ा सा शुक्र के बारे में अपने ढंग से बताऊँगा और फिर उसके बाद वर्षफल में वही शुक्र कुछ विशेष भावों में, विशेष परिस्थितियों में आए और वो किस प्रकार के अच्छे और बुरे फल दे सकता है, उसके बारे में मेन चर्चा करेंगे आज। तो पहले मैं थोड़ा सा शुक्र के बारे में बताऊंगा और फिर वर्षफल में उसको 2-3 ऐसे भावों में रख के मैं ग्रामर के रूल्स को यूज़ करके आपको बताऊंगा कि वो कैसे अच्छा फल भी दे सकता है और वो बुरा फल भी दे सकता है, जिससे कि आपकी जो प्रेडिक्टिव एनालिटिकल पावर है वो बहुत क्वालिटेटिवली रिफाइन हो जाएगी, उसमें एक तरह का गुणता आएगी। अब शुक्र खाना नंबर 6 में जब होता है तो कहते हैं कि भी ऐसे इंसान की जो पत्नी है वो मोटी, भद्दी या चरित्रहीन होती है, या उसको पत्नी सुंदर नहीं मिलती। तो अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भी जो शुक्र खाना नंबर 6 वाला इंसान है वो जब भी स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को देखता है तो उनको हमेशा जज करने की कोशिश करता है, उनमें नुक्ताचीनी निकालने की कोशिश करता है, उनके रंग को लेके, उनकी ऊंचाई को लेके, उनकी आवाज़ को लेके, या उनके किसी भी तरह के जो शारीरिक ढंग को लेके वो कमेंटबाजी करता है, टीचरबाजी करता है। इसलिए ऐसे इंसान को कार्मिक थ्योरी के हिसाब से शुक्र 6 में मिलता है। तो इसलिए लाल किताब कहती है कि भाई ऐसा इंसान अगर महिलाओं को जज करना बंद कर दे, यानी कि अगर उसको शादी भी करनी है तो वो बिना फ़ोटो देखे शादी करे। अगर वो जिस लड़की को देखने जा रहा है, रिश्ते के लिए देखने जा रहा है, अगर उसको बिल्कुल भी ना देखे, बिना देखे हाँ कर दे, तो कहते हैं कि उसका जो पेंडिंग कर्म है वो धुल जाता है। यानी कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को वहाँ पे कुर्बान कर दे तो जो पेंडिंग कर्मा है उसका वो फुलफ़िल हो जाता है और उसके जीवन में फिर बाहर आ जाती है। अब लाल किताब के रूल के हिसाब से देखें तो शुक्र जो 6 में है, क्योंकि ये नीच का होता है शुक्र, पर अगर आप जो मैंने ऊपर बताई हुई बातें हैं अगर आप उनको करते हो कार्मिक थ्योरी वाली, यानी कि अपने शुक्र, अपनी पत्नी को अगर प्रसन्न रखते हो और उसके अंदर नुक्ताचीनी नहीं निकालते, उसके किसी भी शारीरिक रंग, रूप, जाति आदि को देखते हुए, तो फिर आपका शुक्र खुश हो गया, यानी कि आपकी पत्नी आपसे प्रसन्न है। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है, यानी कि 12वें में 12वें का शुक्र होता है, तो वो ऐसे इंसान किसी में भी सुंदरता ढूंढते हैं, किसी में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, तो उनको इसीलिए शुक्र के बुरे असर नहीं आते। तो अगर ऐसा ही व्यवहार शुक्र 6 वाला करना शुरू कर दे तो उसको शुक्र के अच्छे असर आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नहीं तो देखो मित्रों, आप चंद्रमा में भी दाग ढूंढ सकते हो। और इसलिए तो कहा गया कि जिसका शुक्र 6 में होता है तो वो अपनी पत्नी में किसी भी तरह से नुक्स ढूंढेगा, क्रिटिसाइज़ करेगा, और इसलिए उनका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। वैवाहिक जीवन खराब होने से उनके धन का दरिया खराब हो जाता है और सारी लाइफ उलट पलट हो जाती है उनकी। लेकिन अगर वो अपना पेंडिंग कर्मा जो है उसको चुका देगा, उसका कर्जा अगर चुका देगा, यानी कि अपनी पत्नी में किसी भी तरह का नुक्स नहीं ढूंढेगा, तो उसका शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा और उसका धन का दरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लाल किताब में तो उपाय के तौर पे इसलिए बोला गया कि अपनी पत्नी के जो बाल हैं उनमें बालों में सोने में जो मूंगा है, यानी कि उसको बृहस्पति और मंगल की मदद दे के उसको अच्छा किया जाता है, यानी कि उसके उपाय के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। और एक दूसरा उपाय बताया जाता है कि भी आप अपनी पत्नी को नंगे पांव मत चलने दो। यानी कि देखो मित्रों, ये जो खराब शुक्र वाला, यानी कि नीच के शुक्र, यानी कि आपकी जो कुरूप पत्नी वाला जो आस्पेक्ट है, लाल किताब ने कितने सुंदर ढंग से आपको बताया कि आप उसके पाँव ज़मीन पे भी ना लगने दो। वैसे तो ठीक है, लॉजिकली आप कहो कि पाँव केतु के होते हैं और शुक्र और केतु का मिलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि खराब शुक्र होता है, शुक्र 6 वाला खराब होता है, तो उससे आपके धन का दरिया खराब हो जाता है, संतान के सुख खत्म हो जाते हैं।
पर अगर हम इसको सिर्फ सोशल एंगल से भी देखें, क्योंकि शुक्र 6 वालों की पत्नियां सुंदर नहीं होती, या उनको ये सुजेस्ट किया जाता है कि आप सुंदर पत्नी से शादी ना करो, तो उस पत्नी को कैसे रखना, ये एक कला उपाय के रूप में लाल किताब ने बताई। तो ये है हमारी लाल किताब की महानता, और इसलिए हम लाल किताब की पूजा करते हैं। अब आपको लिए चलते हैं स्क्रीन पर। अब आप इस स्क्रीन में देख रहे हो कि ये लगन चार्ट का शुक्र खाना नंबर 6 का लगन चार्ट का है। अब मान लीजिए ये सेम शुक्र वर्षफल में छठे भाव में आ जाए तो इसके असर कैसे होंगे, इसको हम एनालाइज करते हैं। तो अगर सेम शुक्र खाना नंबर 6 का लगन चार्ट से उठ के अगर छठे भाव में फिर से आ जाए और 12वें भाव में कोई प्लैनेट बैठा हो, ये ध्यान देने वाली बात है मित्रों। इसका हमने जिक्र मंगल की मिलावट में किया था। 12वें भाव में कि मान लीजिए मंगल बैठा है 12वें भाव, या मंगल और शनि बैठा है 12वें भाव में, मंगल और शनि 12वें भाव में बैठा है, तो मंगल की मिलावट के रूल के हिसाब से शुक्र नीच के असर जो जातक भुगत रहा है उसके सामने बैठे हुए प्लैनेट, यानी कि 12वें भाव के प्लैनेट के रिश्तेदार, यानी कि उसका भाई यानी कि मंगल, उसका चाचा यानी कि शनि, वो अच्छे शुक्र के असर भुगतेंगे। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मंगल की मिलावट। अब मान लीजिए इस शुक्र को हम रख देते हैं, ये सेम शुक्र अब हम रख देते हैं चौथे भाव, जो कि छठे भाव से लगन कुंडली में है, लेकिन ये वर्षफल में अब चौथे भाव में आ गए। तो अब देखिएगा आप इसके असर उलट जाएंगे। कैसे उलटेंगे कि ये शुक्र जो अपने सामने वाले घर में बैठे हुए घर के ग्रह को, अब ये घर का ग्रह जो है इसकी परिभाषा लाल किताब में पेज नंबर 48 पे दी गई है, यानी कि सामने वाले घर का पक्का ग्रह, सामने वाले घर का पक्के घर का ग्रह, ये होता है घर का ग्रह। तो घर का ग्रह क्या हुआ सामने वाले घर का? शनि। अगर मान लीजिए सामने केतु के शुक्र के केतु बैठा है, लेकिन शुक्र नीच के जो बुरे असर हैं वो शनि भुगतेगा, यानी कि जो सामने वाले घर में शनि यानी कि उसका रिश्तेदार चाचा जो बैठा है उसके काम धंधे में, उसके बिजनेस में बुरे असर आएंगे इस शुक्र 6 की वजह से, या उसको मॉनेटरी लॉसेस होंगे। ये है बुध की मिलावट। अब शुक्र के केतु के साथ कैसे संबंध होंगे? वही होंगे जो लगन कुंडली में दृष्टि संबंध में शुक्र के केतु के साथ रिश्ते होंगे, या शुक्र के केतु के साथ जो मित्रता और शत्रुता के रिश्ते होंगे वो शुक्र केतु के साथ निभाएगा। लेकिन जो 10वें घर का ग्रह यानी कि जो शनि है उसके ऊपर नीच के शुक्र के बुरे असर होंगे, क्योंकि बुध की मिलावट में ये बताया गया है कि ये शुक्र ग्रह अपने सामने वाले घर में अपने असर को यूं का यूं मिला देगा जैसे दूध में खांड मिल जाती है। ये होती है बुध की मिलावट। तो इसलिए सामने वाले घर के ग्रह यानी कि शनि पर, यानी कि इस जातक के चाचा पर, और उसके 10वें घर के कारक तत्व यानी कि उसका बिजनेस, उसके ऊपर बुरे प्रभाव। आप ये इस ढंग से इस शुक्र खाना नंबर 6 के लगन चार्ट से जब ये चौथे भाव में आएगा उसके प्रभावों को इस तरह से देख सकते हैं। अब सेम यही शुक्र अगर लगन में आ जाए, सेम यही शुक्र दोस्तों अगर लगन में आ जाए तो इसके क्या प्रभाव होंगे? तब भी उसके वही प्रभाव होंगे, लेकिन इस सामने वाले घर के ग्रह, घर के ग्रह कौन से हो गए? बुध और शुक्र। अब मान लीजिए इसमें सामने मंगल बैठा है, ठीक है, तो शुक्र के मंगल के साथ वही रिश्ते होंगे जो उसके दृष्टि संबंध के होते हैं या मित्रता शत्रुता के होते हैं। सामने वाले घर का ग्रह मंगल नहीं है मित्रों, ये ध्यान रखना। लाल किताब के पेज नंबर 48 पे घर के ग्रह की परिभाषा लिखी हुई है। उस परिभाषा के हिसाब से ही हम लाल किताब की ग्रामर को अप्लाई करेंगे, और उसके अनुसार जो सामने वाले घर के ग्रह यानी कि बुध शुक्र हैं उन पर इस नीच के शुक्र के, क्योंकि ये नीच का शुक्र कहाँ से अपने नीच के कैरेक्टर लेके आया? लगन चार्ट से, नेटल चार्ट से। तो इसके नीच के प्रभाव पड़ेंगे, यानी कि इसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे, यानी कि शुक्र जब बुध में अपने बुरे असरों को मिलाएगा तो ये बुध को खराब कर देगा, उस जातक के बिजनेस को खराब करेगा, क्योंकि 7वां घर क्या है? आपकी पार्टनरशिप का है, आपके बिजनेस का भी है, और जो 7वां घर शुक्र का भी है, तो ये अपने आप को भी खराब करेगा, आप ये कह सकते हैं। तो इस ढंग से आप
एक नीच या उच्च के प्लैनेट को नेटल चार्ट से वर्षफल में मूव करते हुए प्रेडिक्ट कर सकते हो, बुध और मंगल की मिलावट को यूज़ करते हुए। इसके बारे में मैंने मेरी एक वीडियो में बहुत विस्तार से बताया गया, लेकिन यहाँ मैंने उदाहरण लेके इसलिए बताया क्योंकि आप YouTube पे देखेंगे बहुत सी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, बृहस्पति 1 से 12, सूर्य 1 से 12, चंद्र 1 से 12 लोग बताएंगे, लेकिन उनको यूज़ करना नहीं कोई बताएगा, और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो इसलिए मुझे लगा कि ये मैं आपको बताऊं, और मैंने आपको बताया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपने लाल किताब के और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंचना। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।